सीटेट स्पेशल लाया है आपके लिए जानवरों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो पिछले कई वार्षिक एग्जामों में, सीटेट के कई एग्जामों में बार बार अलग अलग तरीके से हमारे सामने आने का प्रयास किया हुआ है। जिन प्रश्नों ने हमें कई बार परेशान किया हुआ है, जिन प्रश्नों ने हमें डराने की कोशिश की हुई है, उन प्रश्नों को शिद्दत से जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के ये सीटेट स्पेशल आया हुआ है, जहां आप ठंड के सितम से परेशान हैं, जहां आप रजाई के अंदर विराजमान हैं, वहां हम आपको जगाने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। सीटेट स्पेशल ये आपके रोंगटे खड़ा करने वाला क्लास होगा, ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराने वाली क्लास होगी। सीटेट स्पेशल इसलिए क्योंकि हम बहुतायत मात्रा में ऐसे आने वाले प्रश्नों से वंचित रह जाते हैं, जबकि हमें जानकारी पूरी होती है। इस सिलसिले को लाने का सीधा मसला हमारा था, ये सीरीज आपके सामने दौड़ाने का सीधी व्यवस्था हमारी इसलिए थी क्योंकि 2015 के सीटेट ने पूछा कि भैंस के ऊपर बैठकर बगुला क्या कर रहा है। विकल्प जरा सुनना, गाना गा रहा है। विकल्प नंबर 2, आराम फरमा रहा है। विकल्प नंबर 3, कीड़े मकोड़ों को निकाल रहा है। विकल्प नंबर 4, भैंस ने बुलाया है। वाकई में हम अगर अपने बचपन के दौर से सोचकर देखेंगे तो हमें लग जाएगा कि जब भैंसों का झुंड जाता था तो बगुला उड़ करके भैंस के ऊपर बैठ जाता था, तो हमें लगता था ये थक गया है, आराम करने आया है। ये गलती हम दोबारा कर जाएं, यही अभिप्राय लेकर के एग्जामिनर बैठा हुआ था। परंतु अब हम चालाक हो चुके थे, हमने जवाब दिया ऐसा नहीं है, वो कीड़ों और मकोड़ों को निकालने आया है। 2016 के सीटेट ने हमारे सामने कहा कि हाथी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। 2017 यूपी टेट देने हम गए तो हमसे पूछा गया कि टाइगर परियोजना या टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई। 2018 के टेट ने पूछा कि हाथी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। ये हमसे जानवरों से संबंधित प्रश्न खूब पूछते रहे, ये हमसे जानवरों से संबंधित प्रश्नों की जानकारी हर एग्जाम में लेना चाहते हैं, हर जगह करवा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप जहां सो रहे हैं, चलो कुछ गुदगुदा देते हैं, चलो कुछ आपकी यादों को पुनः हम ताज़ा कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदतें हैं कि हम भूल जाते हैं। आपने कभी अपने मन से पूछा, अपने मस्तिष्क से जाना कि हम भूल क्यों जाते हैं? हमारी इतनी भूलने की आदत ही क्यों है? क्यों हम हर अभिप्राय को भूल जाते हैं? अजीब दस्तूर है जिंदगी का कि अच्छी यादें पेन ड्राइव में, मोबाइल में होती हैं और बुरी यादें हमारे दिल में होती हैं। जिस दिन इन बुरी यादों को इस दिल से निकालोगे, जिस दिन अच्छी यादों को इस दिल में जगह दोगे, आप सक्सेस हो जाओगे, आपकी जीत निश्चित है। तो अच्छी यादों को सजोएं, यानी उन विचारों को अपने दिल में जोड़ें जो जरूरी हैं। बुरी यादों को निकालें, ये ना सोचें कि बगुला बैठ के आराम फरमा रहा था। अच्छी यादों को ले जाएं कि बगुला बैठकर उन कीड़ों मकोड़ों को निकाल रहा था। क्लियर है? वाकई में हम जिस पर्याय से जुड़े होते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा सर इतना ज़्यादा इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, लहजा बता रहा है कि मारे कहीं गए हैं। उम्मीद जीत की है, संवारे कहीं गए हैं। आपके साथ अनहोनी हो, ऐसा होने नहीं देंगे, ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए। जीत निश्चित रहेगी आपकी, जीत निश्चित रहेगी आपकी, ये कोशिश है हमारी, अनवरत रहेगी। मेहनत करेंगे आप, सफल होंगे आप, आपके साथ साथ हमारी भी सफलता निहित है। कहा गया है कि कर्मों के फल से ना बचोगे, चलना बहुत संभाल के, और अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी वक्त है, अभी बदल जाओ, अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ। करो कुछ अलग जिससे पर्याय बन जाए, हकीकत में एक बना लो हिम्मत, जिससे आज कुछ कर जाएं, कुछ करना है ये सोच के चलें हम। आइए स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में आपका, सीटेट स्पेशल।
शुरुआत यहाँ होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों से। वाकई में अभी जैसे मैंने अभी बात की कि आप जरा बताना वो काम क्या कर रहा था, भैंस के ऊपर बैठकर बगुला क्या कर रहा था, तो आप कहेंगे सर अब तो वही है कि निकाल रहा था, है ना। तो वाकई में आपने मन को मत चुराना, अपने जी को हटाना मत। जिंदगी से यानी कोई भी काम कर रहे हो वाकई में अलग होता है। जिंदगी से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तहान होता है। लड़ने वाले और डरने वालों में अंतर है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है इस जिंदगी में, और लड़ने वाले के सामने ये पूरा जहान होता है। तो काम हमें करना ही है, हमें अपने वर्कफुल जीवन का पूर्ण एंजॉय लेना है। तो हमें वर्कफुल रहना होगा, एकाग्रचित होकर काम करना होगा। तो एक्टिव हो, थोड़ा सा एकाग्रचित हो जाए। प्रश्न का कैसे पूछे जाएंगे इन प्रारूपों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके सामने मैं एक जानवर लाता हूं, उस जानवर का नाम है बाघ। बाघ को हम टाइगर, कोई दिक्कत नहीं। बाघ को हम चीता, कोई समस्या नहीं। ये इनके 3 नाम, तीनों नामों से हम भली भांति वाकिफ। सीटेट स्पेशल तरीके से आपको बताने वाला है। दूसरा एक लायन मैं इधर लिख दे रहा हूं, अभी एक प्रश्न बनाने वाला हूं जिससे आप रुचि तुरंत आपकी पैदा हो जाए। सीटेट का एग्जामिनर आपसे कहता है कि एक 5 साल के बच्चे को यदि आप लायन और टाइगर में अंतर बताना चाह रहे हैं, लायन और टाइगर में अंतर बताना चाह रहे हैं जिससे वो भविष्य में उसे पहचान पाए, जिससे वह भविष्य में उसे पहचान पाए, जबकि आपके पास ना ही टाइगर की कोई कॉपी है, ना ही लायन की कोई कॉपी है, यानी कोई फिगर नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई परिदृश्य नहीं है। क्या करके बताएंगे? टाइगर की स्पीड, टाइगर का रंग, टाइगर की धारियां, अंतर वो विशेष कौन सा होगा? वैकल्पिक व्यवस्था वहां बनेगी और बेहतर हम बना रहे हैं सेकेंडों में, वहां बनेगी घंटों में। एग्जामिनर बैठेंगे, व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार होगा, फिर उस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने रखी जाएगी। हम जल्दबाजी में हैं, हम जल्दबाजी में विकल्प बना रहे, इसलिए विकल्प आसान है। तो वहां आप ध्यान देना, जो चीता है उसके ऊपर आपको काली पीली धारियां मिलेगी, इससे पहचान होगी, जबकि शेर में ऐसा नहीं है। ये विशेष पहचान है जिसको देख करके बच्चा भविष्य में भी शेर और बाघ में अंतर कर पाएगा। और आप कोई अंतर बताने लगोगे तो इसके भी पूंछ होगी, वहां भी मुंह होगा, वो भी तेज दौड़ेगा, यह भी झुंड में चलता है, वह भी झुंड में चलता है, तो समस्या आन खड़ी हो जाएगी। तो सीटेट का एग्जामिनर यहां तक जाता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान देना। तो बाघ, टाइगर यानी चीता की बात कर रहे हैं, आपकी क्लास को रनवे पे दौड़ाना चाह रहे हैं। तो बाघ, जिस टाइगर, जिस चीता की हम बात कर रहे हैं, वाकई में ये चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। कैसा पशु है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ यानी चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। हम किसी अभिप्राय को छोड़ने वाले नहीं हैं, राष्ट्रीय पशु है। कब से है? 1973 से है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु बनाया गया, जिसे हम टाइगर रिजर्व योजना भी कह सकते हैं, टाइगर रिजर्व कह सकते हैं, रिजर्व कह सकते हैं, या हम इसे टाइगर परियोजना भी कह सकते हैं। एग्जामिनर ये प्रश्न आपके यूपी टेट 2017 में पूछ चुका है। 2017 यूपी टीईटी में टाइगर परियोजना 2017, टाइगर रिजर्व 2017 ये पूछा जा चुका है। आगे जरा ध्यान दें, बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। इसका सीधा अभिप्राय ये था, राष्ट्रीय पशु इसलिए क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पे है, इनकी संख्या बहुत कम है, और उसका कारण आपको पता है। आपको पता है वैश्विक तापन, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है इसकी जिम्मेदारी हम मनुष्य, आपको पता है हमारे द्वारा काटे गए जंगल, हमारे द्वारा काटे गए वन,
जब हम ऐसे वर्क करेंगे जो नेचर के लिए हानिकारक होंगे तो हमें ऐसे ही रिजल्ट हमारे सामने देखने को मिलेंगे। अब जरा ध्यान दें, तो जहां 1973 में इसे टाइगर रिजर्व या टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई, तो आप सोचेंगे सर इस परियोजना की शुरुआत वाकई में हुई कहां से, मैं उस पर भी चर्चा कर दूं। 1973 में इस परियोजना की शुरुआत हुई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप याद करें इस पार्क को, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपके एग्जाम में दौड़ने वाला ये प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्टार बना के नोट करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत दौड़ा है, बहुत से एग्जामों में अपनी छाप बनाए रखा है इसने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम कह सकते हैं हैली, या जिसके पुराने नाम को हेली या हेले, जैसा भी कहीं लिखा मिल जाए, वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव आप उचित ढंग से करिएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली या हेले था, जिसका ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, 1937 में बना। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था? हेले। ये था भारत का पहला नेशनल पार्क। हेले 1937 में उत्तराखंड में बनाया गया। यूके लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप, उत्तराखंड में बनाया जाता है। इस नेशनल पार्क में 1973 में टाइगर को रिजर्व करने की व्यवस्था दी जाती है कि टाइगर का संरक्षण होगा, टाइगर की सुरक्षा की जाएगी, चीता की सुरक्षा की जाएगी, तथा आज से ये चीते हमारे देश के राष्ट्रीय पशु भी कहलाएंगे। हमारी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। हमें लगता है कि आप इस अभिप्राय को पूरी तरीके से जान चुके होंगे। आपका मन मस्तिष्क दौड़ रहा होगा, क्योंकि हम लोग नोट डाउन कम करेंगे, याद अब ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ज़रूरत अब है, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई हो रही है। अब जरा ध्यान दें, हमारा मन मस्तिष्क अब कहा होगा कि सर इसके पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? तो यही थे महाशय जो आपके स्क्रीन पर लिखे जा चुके हैं। ये आपके इसके पहले के राष्ट्रीय पशु थे। राष्ट्रीय पशु इसके पहले थे। इन्हें राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? 1969 में हमारे लायन को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। ये लायन आगे चल करके 1973 में वाकई में अपने उस पद को गंवा देता है, और अब उस पद पर स्थापित हो जाते हैं बाघ महोदय, यानी टाइगर जी। सीटेट यहीं आपको छोड़ता नहीं है। सीटेट व्यवहारिक प्रश्नों पर खूब ध्यान देता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल 2022 का एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, उसने कहा, सीटेट ने कहा कि सामाजिक जीव नहीं है। देखना जरा, अब आप बताओ, सामाजिक तो आप हैं, सामाजिक तो प्रतिष्ठा आपके अंदर, सामाजिक क्रियाकलापों का निर्वहन तो आप करते हैं, समाज में उठते बैठते आप हैं, आपसे बड़ा कोई सामाजिक नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा आज चल रही है, उतने लोग शामिल हो गए, फिर कल की कोई यात्रा होगी, हम ही लोग तो झुंड में शामिल होते हैं, फिर कोई व्यवस्था होती है तो हम ही कोई समाज बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने अब चल रही हैं, तो हम देख रहे हैं समाज के सामने तो हम ही जुड़े हुए हैं। इन जीवों का कैसा सामाजिक महत्व होता है, आपने ध्यान नहीं दिया, एग्जाम ने आपके बचपन को ही कुरेद लिया है। हमने आपसे कहा नहीं, सीटेट उन प्रश्नों की व्यवस्था रखता है जिन्हें आप छोड़ जाते हैं। सीटेट उन यादों को खगालता है जिन्हें आप भूल चुके हैं। अरे आपने बचपन में देखा नहीं है, चींटियाँ झुंड में चलती हैं, सामाजिक हैं दोस्त। आपने देखा नहीं है कि मधुमक्खियाँ झुंड में चलती हैं, सामाजिक हैं। आपने देखा नहीं है तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। बताइए कुल कितने तीतर? प्रश्न तो जाना था आपने। जो ततैया होता है, क्या यह झुंड में नहीं चलता? चलता है। क्या आपने कभी मकड़ी को झुंड में चलते हुए देखा है? नहीं। तो इस वैकल्पिक व्यवस्था में इस 2022 के सीटेट में जो प्रश्न पूछा गया, सामाजिक जीव नहीं था, उस विकल्प में मकड़ी भी था। मकड़ी कहाँ सामाजिक जीव हो सकता है? कहाँ ये समाज को बनाकर चलता है? तो एग्जामिनर देखो क्या जानना चाहा, जैसा हम समाज बनाते हैं वैसा क्या कोई और समाज बनाता है? तो आपको तो पूरी बातें जाननी होंगी। बाघ अगर गुर्राएगा, चीता अगर दहाड़ेगा, तो 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है, मान के चलना, बाघ का गुर्राना। देखना, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कुछ जानना चाहे, कहीं से गुजरना चाहे, तो आपको याद रह जाए। 3 किलोमीटर तक यह गुर्रा सकता है। इसका जो बच्चा होगा हमारी तरह 2.5 किलो या 2 किलोग्राम का होगा, बच्चा होगा। और वाकई में यह भी झुंड में ही चलते हैं, झुंड में चलते हैं। इनका झुंड
10 से 12 लोगों का झुंड होता है और उस झुंड का जो नेतृत्व करने वाला होता है वो होगी बाघिन यानी टाइग्रेस। बाघिन इसका नेतृत्व करेगी, समझ रहे हैं? यानी जो झुंड में ये चलते हैं, इनका काम झुंड में चलना है। बाघ गुर्राएगा, 3.5 किलोमीटर तक आवाज़ जा सकती है और ये आवाज़ बदलने में बड़े माहिर होते हैं, अपनी आवाज़ को अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को संवेदना रूप में विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अवगत करा लेते हैं। ये इनका अपना अलग सिस्टम होता है, ये अपनी मूंछ से संवेदना ग्रहण कर लेते हैं। इनकी तीव्रता इनके कान की कुछ इस कदर होती है कि वो चारों तरफ घूम जाती है, अतएव ये हवा के झोंकों को भी जान जाते हैं कि कोई आहट आ रही है या कोई शिकार हमारे सामने से मिस हो रहा है। इतनी जानकारी, इतनी तीव्रता होती है इनके अंदर। झुंड में चलते हैं, 10-12 के झुंड में होते हैं। बाघिन इसका नेतृत्व करती है, बात आप ध्यान रखें। बाघ को संरक्षित करने के लिए एमपी सबसे आगे आया, मध्य प्रदेश सबसे आगे आया। यहाँ का कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य आप जान लें। कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा कितनी बार एग्जामों में पूछे गए ये आपसे कहना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको पता है स्टार प्रश्नों पर चर्चा लाजमी है। स्टार प्रश्नों की स्टार क्लास के साथ हाजिर हूँ। सीटेट स्पेशल आपका पुनः स्वागत कर रहा है। कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा ये अभ्यारण्य ऐसे ही पूछ लिया गया कि किस राज्य को संबोधित कर रहे हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य के अभ्यारण्य हैं ये। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा ये जिन अभ्यारण्यों की मैं बात कर रहा हूँ ये प्रसिद्ध हैं किसके लिए? टाइगर के लिए। और ये सारे अभ्यारण्यों की चर्चा कहाँ हो रही है? एमपी में, यानी आपके मध्य प्रदेश में। इसीलिए इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ हैं? तो आप कहिए सर एमपी में सर्वाधिक चीता कहाँ आपको मिलेंगे? तो एमपी में, भारत में सर्वाधिक चीते आपको एमपी में मिल जाएंगे। हमें लगता है कि आप बखूबी इन बातों को बेहतर ढंग से जान पा रहे हैं। बाघ को संरक्षित किया जाए, बाघ को बचाया जाए, बाघ की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसलिए इसके लिए भी अलग से दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें लगता है कि आप इन बातों को बहुत बेहतर जान पा रहे हैं। इन पर जो काली पीली धारियाँ होती जिनसे हमने आपसे बताया था, इनकी पहचान है ये काली पीली धारी। ये बहुत ध्यान रखना, सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें ये शेयर कर रहा हूँ। सीटेट करता क्या है? सीटेट ये कहेगा कि हाथी एक दिन में औसतन कितना भोजन ग्रहण कर लेता होगा। हाथी, सीटेट का मतलब है आप उसके जीवन काल को बताना चाहते हो बच्चे को। अरे यार, परियोजना तो लंबी बात है, पहले मुझे उसका अनुभव बता दो। पहले मुझे बता दो कि निम्न में से किस जानवर को सर्वाधिक गर्मी लगती होगी। विकल्प नंबर 1 शेर, विकल्प नंबर 2 बाघ, विकल्प नंबर 3 हाथी, विकल्प नंबर 4 जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, विकल्प नंबर 4 छिपकली। निम्न में से किसे गर्मी ज्यादा लगती है? सीटेट स्पेशल ये करता है। सीटेट आपसे ये पूछता है, जरूरी नहीं वो उनका मानना है कि आप बच्चों को क्या बताएंगे। उनका मानना है कि आप किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करके हमसे मुखातिब हो रहे हैं। तो हाथी को ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उसकी त्वचा अपेक्षाकृत सबसे काली है, इसलिए दिलवाली है और गर्मी उसे ज्यादा लगेगी। क्लियर है बात ना? ये चीज मान के चले। तो हम लोग जहां सीटेट स्पेशल में विशेष रनवे पर दौड़ रहे हैं, विशेष प्रकार की जानकारी हासिल कर रहे हैं, वहां हम बाघ संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर कर पाए हैं। हम लोगों ने जाना है कि बाघ रिजर्व की स्थापना क्यों करनी पड़ी, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु कब बना दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जो कि पहले हेले के नाम से जाना जाता था, भारत का पहला नेशनल पार्क 1937 में, जिसका नाम कन्वर्ट करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, जहां पहला भारत का बाघ रिजर्व संस्थान कह सकते हैं, बाघ रिजर्व परियोजना की शुरुआत की गई 1973 में। ये क्वेश्चन स्टार है, इसे याद रखिएगा। 2.5 से 2 किलो का बच्चा
औसतन इनका होता है, झुंड में चलते हैं और नेतृत्व इनका बाघिन करती है। और टाइगर स्टेट के नाम से एमपी जाना जाता है। वहाँ के महत्वपूर्ण अभयारण्य कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा आदि टाइगर रिजर्व के नाम से विख्यात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। सीरीज को क्रमागत आगे बढ़ाते रहें आप और अपनी तैयारी को बिल्कुल दौड़ाते रहें रनवे पर। देखना जरा, तो जहाँ हम लायन संबंधी बात की, सॉरी टाइगर संबंधी बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे शेर संबंधी यानी लायन से। आप ये मान के चलें 1969 से लगाकर 1973 तक ये भारत का राष्ट्रीय पशु था। शेर राष्ट्रीय पशु शेर था। हमारा एग्जामिनर सीटेट में बैठा हुआ मन में विचार कर रहा होगा कि लाओ कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दें कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। बेसिक प्रश्न है, बहुतायत मात्रा में ये हमारे सामने आ चुका है। शुरुआत यहीं से हुई होगी हमारे, मुझे लगता है, पढ़ाई की। जंगल का राजा शेर होता है, क्यों होता है, क्या कारण है कि जंगल का राजा चीता नहीं है, जबकि ये राष्ट्रीय पशु था। तब तो चलो मैं मान लेता हूं कि आप राष्ट्रीय पशु हैं, विरासत है भारत के, कुछ अलग महत्वपूर्ण कहानी है आपकी, तो मैं आपको चलो जंगल का राजा कह देता हूं। लेकिन बाघ को नहीं कहा आपने, क्यों? इसका कारण क्या है? देखना जरा, ये सारी बातों को समझते रहें। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जंगल का राजा आपका शेर है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट कुछ वैसी है। बनावट यानी आकार, ध्यान देना, बनावट यानी आकार की बात कर रहा है एग्जामिनर। कह रहा है कि शेर की बनावट थोड़ा सा अलग है, अतः यह जंगल का राजा कहा जाए। इसकी एक खूबी और है, ये शिकार करने में बहुत आगे है, शिकार तीव्र करता है। तो दोनों बातें यानी बनावट, आकार इसका भीमकाय है, विशाल आकार के कारण वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करिएगा आप। विशाल आकार यानी डरावने आकार के कारण, डरावनी बनावट तथा शिकार करने की प्रवृत्ति तेज होने की वजह से इसे जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल का रानी कौन होगा? इसी की वाइफ होगी ना। कि जब ये जंगल का राजा है तो इसकी वाइफ यानी इसकी गर्लफ्रेंड जो भी होगी वो होगी रानी, यहाँ की जंगल की रानी। और सचमुच राजा तो राजा ही है, रानी का काम देखो। यह भी 10 से 12 के झुंड में चलते हैं, यह भी 10 से 12 के ही झुंड में यह भी चलेंगे। इनका भी एक सामाजिक महत्व है, ये भी अपनी एक टोली साथ लेकर चलते हैं, सामाजिकता ये भी बनाए रखते हैं। लेकिन उस झुंड का नेतृत्व करता यहाँ कौन होगा? शेरनी होगी, शेरनी नेतृत्व करेगी। इसीलिए 90% ज़्यादा जो शिकार करने का मामला आता है ना, वो शेरनी ही करती है, शेर नहीं करता है। ज़्यादा शिकार शेरनी करेगी कि शेर? तो शेरनी करेगी। बड़ी रोचक बात बता दूं आपको, 2002 की एक बात है। एक शेरनी ने एक हिरण के बच्चे को बचा लिया, अद्भुत है, जिसको खाना चाहिए उसी को बचा लिया इन्होंने। एक हिरण के बच्चे को बचा लिया और काफ़ी दिनों तक अपने साथ सहेजे रखी। एक दिन शेर जगता है और शेरनी सो रही होती है, लेकिन शेर नहीं माना, शेर ने उस बच्चे को खा लिया। दर्दनाक है ये कहानी, लेकिन वो रोचक बात रही कि लोगों को ये अफसोस रह गया। ये बात सोच रहे हैं, चलो खा तो लिया शेर ने, ये अजीब बात नहीं है, ये विश्वास हो गया। शेरनी ने इसको इतने समय तक पाला, क्यों रखा, ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शेरनी ने ही शिकार करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, ज़्यादा तेज ये होती हैं, सारा काम इन्हीं का है, पता नहीं फिर कैसे। और देखना जरा, वाकई में आप अगर एक आंकड़ा देखेंगे तो शेर काफ़ी सोता है, 20-20 घंटे सोता रहेगा ये। सचमुच राजा है ये। राजा का मतलब ये देखो, राजा वाला का 20 घंटे सोऊंगा, जिसकी मर्जी खाना लाए, जिसकी मर्जी ना लाए। तो ये शेरनी झुंड में निकलेगी, खाना लाएगी, शेर महोदय सो रहे हैं, यह भी खाएंगे, 2-4 घंटे के लिए यह भी जगेंगे, आराम करेंगे, फिर फरमाएंगे और बड़ी बड़ी मूँछों पर ताव देंगे। जो इनकी मूँछें हैं यह भी संवेदनशील है, हवाओं को झोंकों से ये जान जाते हैं कि हवाएं किस रुख से आ रही हैं, किस वेग से किस तरफ से आ रही हैं। तो इनका भी एक अलग अलग नेचर ने ऐसी बनावट रखी है कि, और पंजे इतना तीव्र हैं कि शिकार करने में तो इनको मज़ा ही आता है। देखिए ज़रा, तो राजा रानी की बात हो गई, बनावट आकार की बात हो गई, इनके पशु होने की बात हो गई। देखना यह भी काफ़ी बेचारे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि
उसका कारण आप जान रहे हैं, इनके कम होने का कारण जंगल है और वो रहने का स्थान सुव्यवस्थित स्थान नहीं रह गया। तो अब यहाँ देखिए इनके लिए भी अभ्यारण्य बनाए गए और एक मशहूर अभ्यारण्य आप याद करिए, गिर अभ्यारण्य या गिर लिखा रहेगा। अभ्यारण्य कहाँ है ये अभयारण्य, ये पूरा रहेगा भाई। गिर अभयारण्य ये कहाँ है, गुजरात में। गिर अभयारण्य गुजरात में है और यह प्रसिद्ध है किसके लिए, शेरों के लिए। सर्वाधिक शेर की बात आए तो भी आप घबराइएगा नहीं, सर्वाधिक शेर अगर पूछ लिया जाए कहाँ है तो भी आपका जवाब उत्तर होना चाहिए सर गुजरात में सर्वाधिक शेर है। शेर कुछ इस कदर कम हुए हैं कि जितने शेर नहीं हैं उससे ज़्यादा विश्व में शेर की मूर्तियाँ बना दी गई हैं। जगह जगह देखो शेर की मूर्ति, जगह जगह देखो शेर के प्रतिबिंब बना दिए गए हैं, जबकि उतने शेर है ही नहीं, शेर की संख्या काफ़ी कम हो चुकी। इसलिए देखना तो गिर अभयारण्य गुजरात में सर्वाधिक शेर यहाँ है और शेर की परियोजना लॉन्च की गई जिसे लायन प्रोजेक्ट कह सकते हैं, यह शेर परियोजना कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी टाइगर परियोजना आपने देखा 1973 की, ऐसे ही शेर परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1972 में गिर अभयारण्य से। शेर परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई, सर्वाधिक शेर गुजरात में है जी। और गिर अभयारण्य किस लिए जाना जाता है, तो लायन सफारी यानी शेर के लिए जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें और इस बहुत ज़रूरी बातें हैं, इन्हें बेहद समाई रखें। और 10 अगस्त को शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अगस्त शेर दिवस या लायन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस जानकारी को भी अपने साथ साझा करें, शामिल करें। आगे महत्वपूर्ण बात, इस सिलसिले को बनाए रखें, जारी रखें। अब हम बात करते हैं एक दूसरे जीव की। ये रही बात शेर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जंगल का राजा क्यों कहा गया, आप इस बात से वाकिफ हो चुके हैं। सीटेट जैसे एग्जाम के लिए कोई भी लम्हा छोड़िएगा मत, झुंड में चलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तीव्र शिकारी हैं ये, इस बात को भी याद रखिएगा। हाथी की बात करते हैं, बड़ा प्रश्न आया है हाथी से। हाथी जो कि हमारी राष्ट्रीय विरासत है। पहला प्रश्न, शुरुआत है स्क्रीन पर आपके, राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय विरासत पशु। तो कहिएगा हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। हाथी भी झुंड में चलते हैं, इनका भी झुंड 10 से 12 लोगों का होता है। इसमें भी हथनी ही नेतृत्व करती है। अब बताओ यार, फिर तो जानवर हमें क्या सिखा रहे हैं कि घर की जिम्मेदारी घर की मुखिया, देश की मुखिया, राज्य की मुखिया, कस्बे की मुखिया कौन होना चाहिए, महिला। इनका देखना, ये जानवर हमें ये सिखा रहे हैं कि सब कुछ करो आप, वो अलग बात है, आराम से ठाठ से सो शेर की तरह, वो अलग बात है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में होनी चाहिए, कुशल महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए। तो ये देखना यहाँ भी नेतृत्व कौन कर रहा है, हथनी कर रही है। इनका जो 14 से 15 वर्ष का बच्चा होता है ना, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीटेट कुछ भी कर सकता है। 14 से 15 वर्ष का जो बच्चा होता है और अगर वो जेंट्स यानी हाथी है तो पक्की बात मान के चलना वह झुंड से अपने आप को अलग कर लेता है, क्योंकि अब इसका मन कहीं और होता है। तो ये जो झुंड है यहाँ हथनी ही रहेंगी, या तो 14 से 15 वर्ष का 14-15 वर्ष से कम उम्र का ही हाथी होगा उस झुंड में, बाकी सब हथनी होंगी। झुंड में चलेंगी, हाथी अलग अलग रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। और इनमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उस पूरे झुंड की नेतृत्व करता होगी, नेतृत्व कर रही होगी। ये तरीका है इन लोगों का, इनके जीवन यापन करने का, इनके तमाम प्रकार के उद्देश्य का। देखिए हाथी परियोजना को भी राज्य करना पड़ा, क्योंकि हाथी भी जब भाई जंगल विनाश की कगार पर, जंगल खत्म होने के कगार पर, तो ये सारे जीव कहाँ रह पाएंगे। इनकी कठिनाइयाँ, इनकी समस्याएं, इनके निराकरण के लिए सरकार ने तमाम जगह तमाम प्रकार की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन इससे कोई बेनिफिट होता नहीं है। बेनिफिट इसलिए नहीं होता है, आप उद्देश्यहीन काम करते हैं। उद्देश्यहीन का मतलब जब आपने जंगल खत्म कर दिए, फिर आपने ये सारे काम कर दिए, आप इतनी जनसंख्या वाले हो गए, आपके पास ज़मीनें बची नहीं, आपके पास वो जगह नहीं रहा, तो फिर आप पिंजड़े में कितने शेर पालोगे, वो अनुकूलन होगा नहीं, वो जीवन यापन होगा नहीं, जल्दी से वह भी हमारी तरह पलायन कर जाएंगे। हमारी उम्र जहाँ 60 साल औसत हो जाएगी, उनकी भी उम्र औसत से काफ़ी घट जाएगी। इसका मतलब हुआ कि वो लुप्त होने की कगार पे पहुँच जाएंगे। हाथी के साथ भी ऐसा ही है। हाथी परियोजना पूछा गया एग्जाम में, बहुत स्टार प्रश्न है ये। हाथी
परियोजना, जैसे हाथी प्रोजेक्ट यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट, लायन प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में जाना, ऐसे अभी जाने हाथी परियोजना आई कब? 1992 में। ये चीज जैसे अभी लायन परियोजना कब थी? 1972 में, हमने यही कहीं लिखा है, देखना। शेर परियोजना 1972 की है, टाइगर 1973 की है, ठीक उसी तरीके से हाथी परियोजना 1992 की है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? झारखंड के सिंहभूम से। झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूमि, यहाँ से हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। ये चीज़ ध्यान रखें, हाथी परियोजना का शुभारंभ यहाँ से हुआ और हाथी महोत्सव भी मनाया जाता है, हाथी महोत्सव, और हाथी दिवस भी मनाया जाता है। दोनों बातें याद कर लें आप। हाथी दिवस अभी जिस तरीके से याद कर रहे हैं, शेर का 10 अगस्त है, हाथी दिवस 12 अगस्त है। हाथी दिवस 12 अगस्त है। हाथी महोत्सव की बात आए, हाथी महोत्सव की बात आए तो कहिएगा राजस्थान का जयपुर। राजस्थान के जयपुर में हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखना हो अगर आपको तो 8 मार्च 2003 सामने आ गया है या आने वाला है, 2023 सॉरी 8 मार्च 2023 सामने आने वाला है। कृपया आप उस जगह जाएं और हाथी महोत्सव को देख के आएँ। यहाँ बहुत सी हाथियों को एक साथ देखने का आपका अवसर प्राप्त होगा। 8 मार्च 2023 को राजस्थान के जयपुर जाकर के इस महत्वपूर्ण आनंद का महत्वपूर्ण आनंद का लाभ उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ये सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दिया हमने। 12 अगस्त ये जो भी है नेतृत्व बुजुर्ग हाथी ने किया। हाथी दिवस कब मनाएंगे आप, क्या क्या प्रयास हो सकता है, इस हाथी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, शेर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, राष्ट्रीय विरासत किसे कहा, राष्ट्रीय पशु किसे कहा, ये सारी चीज़ें कैसे पहचाना आपने चीता और शेर को अलग करके काले रंग की धारी से, ऐसे यहाँ भी है। इस बात में भी दम था। 8 मार्च 2023 को यहाँ पहुँचे तो आप हाथी महोत्सव को देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहाँ हम विभिन्न प्रकार के जानवरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को अपनी जानकारी में जोड़ रहे हैं, जहाँ महत्वपूर्ण जानकारी को अपने क्रमागत सीरीज में आगे बढ़ा रहे हैं, इसी जानकारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज को थोड़ा सा और आगे ले चलें, कुछ और महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करें। आइए एक महत्वपूर्ण आपकी प्यारी सी डॉल्फिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉल्फिन प्यारी सी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये हम मनुष्यों से काफ़ी रिलेटिव होती है, कोऑपरेटिव करती हैं, यानी हमसे कोऑपरेट करती हैं, हमसे वो काम कर लेती हैं ये जैसा हम चाहते हैं। हम इन्हें चाहें तो प्यार करें, हम इनसे चाहें तो नफरत करें, ये दोनों तरीके से व्यवहार आपसे करने के लिए सक्षम है। वो डॉल्फिन जिनके लिए 5 अक्टूबर 2009 5 अक्टूबर 2009 को जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गई 5 अक्टूबर 2009 को, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? आपके स्क्रीन पर यह जानकारी साझा हो चुकी है। आगे समझें। डॉल्फिन अपने शत्रु के लिए अलग आवाज़, मित्र के लिए अलग आवाज़, इस आवाज़ के लिए भी जानी जाती है। ऐसे आवाज़ निकालती है, संवेदना मनुष्य का समझती है, बहुत शर्मीले स्वभाव की होती है, सांस ये बाहर ही लेती है आकर, यानी ये पानी में सांस नहीं ले पाती है, पानी में सांस नहीं ले पाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। हम अपने बचपन की अगर बात करें तो जब हम छोटे थे हमारे गांव से एक शारदा नहर गुजरती है। उस नहर में उस बचपन में एक जानवर आ गया, वो कुछ इस तरीके से निकले फिर जाके गिरे, तो हम छोटे बच्चों के लिए वो आकर्षक हो गया। हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, काफ़ी दूर तक ये देख रहे थे, तो लोग उसको अलग अलग नाम से बता रहे थे। उस समय हम लोगों को जो बताया गया, उन लोगों ने कहा सूंस आया है, सूंस आया है। ध्यान देना, इसी डॉल्फिन को, वो तो अब जान पाए कि वाकई में वो था क्या, इसी डॉल्फिन को सोंस कहते हैं। सोंस कौन कहता है? यूपी वाले और बिहार वाले, और वही हमारे गांव वाले क्या बोले? इसे सूंस बोले। और जिसे सोंस
कहा जाता है यूपी और बिहार में, और जिसे असम में सिंह कहा जाता है। असम वाले इसे सिंह कहते हैं। ये डॉल्फिन जो हमारी गंगा में, हमारे भारत में अगर सर्वाधिक एरिया देखा जाए, सबसे ज़्यादा आपको डॉल्फिन कहाँ मिलेगी, तो गंगा में। गंगा डॉल्फिन के लिए जानी जाती है, और गंगा में भी कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से लगाकर पटना तक का एरिया डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद से पटना तक का एरिया ये डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती रहीं। 1972 में भी इनके संरक्षण की बात की गई। 2010-11 में भी इनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण, गंगा की सफाई के लिए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। यहाँ समझें, डॉल्फिन से रिलेटिव कोऑपरेटिव क्वेश्चन हमारा सीटेट एग्जामिनर क्या कर सकता है, वो ये कहेगा कि गंगा से डॉल्फिन लगातार लुप्त होती चली जा रही, आज के समय में 2500 से 3000 ही डॉल्फिन बची हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गंगा इसे रहने देना नहीं चाहती, या डॉल्फिन नाराज हो गई है भारत से, या गंगा प्रदूषित हो चुकी है, या गंगा में अब जीवन यापन करना संभव नहीं है। इसका सीधा कारण है गंगा अब प्रदूषित हो चुकी है। तो डॉल्फिन एक पर्याय अपना ये बताएगा, डॉल्फिन का एक पर्याय अपना है कि डॉल्फिन के माध्यम से आप गंगा के प्रदूषण की जांच कर रहे हैं, माध्यम से आप गंगा प्रदूषण की जांच कर सकते हैं, गंगा प्रदूषण की जांच कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। एक कहानी इसकी कनाडा से जुड़ी हुई है। एक ट्रेनर महिला, लोग डॉल्फिन को शौक बस पालने का काम करते हैं, इसके लिए पर्यटन बना लेते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के पार्क स्थापित करते हैं और वहाँ 2-4 डॉल्फिन को ले जाकर के रखते हैं। इससे ये ज़्यादातर समुद्र वगैरह में पाई जाती हैं। ये एक प्रकार के स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं जिन्हें हम मछली समझते हैं, हमारी व्हेल की तरह ये क्या है, स्तनधारी है। तो इनके अंदर वो रोचकता होती है कि हमारी बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम अगर इन्हें साफ, क्योंकि ये साफ जल में ही रहते हैं, हम इन्हें अगर स्वच्छ जल, एक अच्छा इनके अनुकूलित वातावरण देते हैं तो ये इनको बड़ा आनंद आता वहाँ पर। तो लेकिन इनके लिए, इनको सिखाने के लिए इनके अलग से ट्रेनर आते हैं। तो एक ट्रेनर बुलाया जाता है, ट्रेनर पहुँचती हैं, महिला थी, वो इस डॉल्फिन के साथ लगभग 2 महीने रहीं, सिखाती रहीं, सब कुछ करती रहीं, इसके साथ जो भी इसका क्रियाकलाप था, इसके साथ जीवन यापन तरीके का इन्होंने अपना इसको हाल फिलहाल अपने आप से जोड़े रखा, और ये इनकी संवेदना से इस कदर जुड़ गई। इसका मतलब देखना जरा, ट्रेनर चली जाती हैं, डॉल्फिन रोज उन्हें बुलाती, प्रतिदिन वो जब आती तो अपने तरीके से बुलाती, क्योंकि डॉल्फिन के पास ये 2 क्षमता थी कि एक तो वो शत्रु की आवाज़ अलग से निकालेगी और मित्र के लिए अलग आवाज़ निकालने की इसके पास क्वालिटी होती है। तो उन्हें वो बुला रही थी, लेकिन जब वो कई दिनों तक वो वापस नहीं आई तो डॉल्फिन इसी शोक में जल से बाहर ही नहीं आती है। और अगर डॉल्फिन जल से बाहर नहीं आएगी तो आप जान रहे हैं, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पाएगी। अगर वो जल में ही रह जाएगी तो सांस नहीं ले पाएगी, इसलिए उसे समय समय पर बाहर आना ही पड़ता है। इस वजह से उस डॉल्फिन ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि डॉल्फिन वाकई में काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी तरह सेंसिटिव भी होते हैं। यानी ये दुख और सुख को भी महसूस कर सकते हैं। इसने महसूस किया, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने डॉल्फिन के बारे में आपसे दी, आपके साझा की, ये ज़रूरी है, याद रखें आप। डॉल्फिन के बाद हम बात कर लेते हैं लाल पांडा की। लाल पांडा बहुत ही, यह भी रोचक है बिल्कुल। वो इसे 2008 में रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया। लाल पांडा को 2008 में रेड डाटा बुक में शामिल क्यों किया गया? क्योंकि यह मान लिया गया कि यह भी प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है। संकटग्रस्त प्रजातियों को रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया जाता है, तो इसे रेड डाटा बुक में शामिल करने का एक ही कारण था। और इसके अजीब किस्से, ये वाह की आवाज़ निकलता है, इसका वाह, जैसा हम बोलते हैं वाह, इसकी भी आवाज़ होती है। यानी ये वाह की आवाज़ हम मनुष्यों की तरह निकाल सकता है। हमारी तरीके से ये खड़े होकर के 2 पैरों पर मुक्केबाजी करते हैं। अजीब है, इनको देखना भी रोचक होगा। वाह की आवाज़ निकालना जानते हैं, हमारी तरह मुक्केबाजी करना जानते हैं।
इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने की जरूरत भी रही। ये सर्वाधिक कहाँ है, तो आप ये मान के चलें लाल पांडा आपको नेपाल में मिलेंगे, चीन में मिल जाएंगे, भूटान में मिल जाएंगे, आपके भारत में मिल जाएंगे। और आपके भारत में कहाँ कहाँ मिलेंगे ये ध्यान रखें। भारत में आप सिक्किम चले जाएं, सिक्किम, भारत में आप सिक्किम जाएं, भारत में आप असम जाएं, भारत में आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो जंगल हैं इन जंगलों में आपको लाल पांडा मिलेंगे। लुप्त होने के कगार पे हैं, इनकी भी जातियां संकटग्रस्त हैं। तो विभिन्न प्रकार के देशों ने अपने अपने तरीके से इनको संरक्षित करने का प्लान बनाया हुआ है। हमारे भारत ने भी प्लान बनाया 1994 में, इनके लिए योजना लागू की 1994, जिसे हम लाल पांडा परियोजना कह सकते हैं। जैसे हाथी परियोजना 1992 भी थी, वैसे लाल पांडा परियोजना कब हुई, कब लाई गई भारत में, या कब इसके बारे में सोचा गया, इसके लिए प्रोजेक्ट कब बनाया गया, 1994 में। जिसके तहत आप पश्चिम बंगाल जाइए, वहाँ आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में 2 इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ, एक है सिंगलीला और एक है नोरा, नोओरा घाटी। ये दोनों है उद्यान। इन उद्यानों में लाल पांडा को संरक्षित करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। लाल पांडा को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। लाल पांडा को यानी इस जीव को शांति का प्रतीक भी माना जाता है, तथा इसके लिए भी, इसके संरक्षण के लिए भी, इसके लिए अलग से दिवस भी मनाया जाता है। इसका जो दिवस होगा वो सितंबर माह में आप जाएंगे, सितंबर माह का तृतीय शनिवार यानी हर सितंबर माह का तीसरा शनिवार लाल पांडा दिवस के नाम से जाना जाता है। तो रेड डाटा बुक में इसे इसलिए शामिल कर लिया गया क्योंकि अभी बात ध्यान देना, जितनी संकटग्रस्त प्रजातियां होंगी इन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाएगा। इन्हें इसलिए संरक्षित किया जाता है क्योंकि जिससे इनके जीवन बचाए जा सके। आपने डॉल्फिन को देखा, आपने इसे देखा, आपने शेर देखा, आपने चीता देखा, आपने हाथी देखा, सबके लिए परियोजना लानी पड़ी क्योंकि अब वो जंगल, वो घने वन, इनके लिए अनुकूल वातावरण, अब वो कहाँ लाओगे आप। अतः इनके विलुप्त होने के चांस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इन्हें अलग अलग प्रकार से सरकारें व्यवस्था देती हैं, संरक्षित करने का प्रयास करती हैं कि इन्हें बचाया जा सके। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज रही, मुझे लगता है कि आशा कर रहा हूँ कि आपको बेहतर लगी होगी। और आपके सीटेट स्पेशल में अभी मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊँगा, क्रमागत तरीके से चलाऊँगा जब तक आपके एग्जाम आ नहीं जाते या हो नहीं जाते। मैं इन पर अनवरत रूप से प्रयासरत हूँ। आप भी लगातार मेहनत करते रहें, प्रतिबद्ध रहें अपने काम के प्रति, तथा हमसे जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें, बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आशा कर रहा हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं मिलूंगा आपसे दूसरे कंटेंट में। अगर ये बेहतर काम हुआ है, ये बेहतर पर्याय हम आपके सामने ला सके हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।